जब हमने GUI वाला पार्ट स्टार्ट किया था, तब मैंने आप लोगों को बेसिक डिस्क्रिप्शन के केस में ये कहा था कि हमें 4 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, चाहे हम GUI के किसी भी तरीके के प्रोग्राम को डेवलप करें। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो ये है कि हमें रूट विंडो को क्रिएट करना पड़ता है। सेकंड स्टेप ये है कि रूट विंडो को क्रिएट करने के बाद भी उस कंप्लीट एरिया में हमें कितनी चीजें डिस्प्ले करवानी है, कितनी स्पेस में डिस्प्ले करवानी है। तो उस स्पेस के लिए हम 2 टाइप के कंटेनर्स को काम में लेते हैं। पहला कंटेनर था हमारा कैनवस, जिससे रिलेटेड सारी वर्किंग हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली है। सेकंड कंटेनर होता है हमारा फ्रेम, जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में अगर GUI रिलेटेड क्वेश्चंस कभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा, तो वो इसी से रिलेटेड आएगा, फ्रेम में। और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी यहाँ पे फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिंपली क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक्सप्लेन टिक इंटर प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ GUI विजेट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर वो आपको स्पेसिफिकली कह देंगे कि बटन, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से टिक इंटर प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करो। तो इस फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में भी और थ्योरेटिकल एग्जाम में दोनों के अंदर आते हैं। तो सब लोग हर एक चीज को ध्यान से सुनना और समझना। फ्रेम भी बेसिकली हमारे पास में एक तरीके का कंटेनर ही होता है। कंटेनर क्या है? जो किसी न किसी तरीके की चीज को कंटेन करेगा। अब यहाँ पर हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो चीजें कहलाती हैं विजेट्स। विजेट्स बेसिकली हमारे पास में अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स पे यूजर अलग अलग तरीके के एक्शंस परफॉर्म करता है, और उन एक्शंस के रिस्पेक्ट में अलग अलग तरीके के टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इस एग्जाम्पल के बाद विजिट्स ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, तो हम डिटेल में उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, दैट इज क्रिएटिंग अ फ्रेम। अब जिस तरीके से हम लोगों ने कैनवस को क्रिएट करने के लिए कैनवस क्लास को काम में लिया था, उसी तरीके से फ्रेम को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर फ्रेम नेम की क्लास हमारे पास में अवेलेबल है, और वो अवेलेबल है यहाँ पे टिकिंटर के अंदर। तो सबसे पहले टिकिंटर मॉड्यूल को ही हमें इंपोर्ट करना होता है। तो फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। अब सबसे पहला स्टेप है रूट विंडो को क्रिएट करना। तो रूट विंडो को क्रिएट करने के लिए हम टी के जो क्लास है उसको इनिशियलाइज करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो रूट इज इक्वल्स टू टी के मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और अब जो रूट विंडो क्रिएट हुई है, उसके टाइटल को सेट करने के लिए मैंने टाइटल मेथड काम में लिया है, और जो वैल्यू मैंने पास की है दैट इज फ्रेम। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्टेप इन द केस ऑफ GUI प्रोग्रामिंग। सेकेंड स्टेप होता है कंटेनर्स को क्रिएट करना। तो जिस तरीके से कैनवस को क्रिएट करा था, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। एफ नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, किस क्लास का? फ्रेम नेम की क्लास का, जहाँ पे एफ जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे कैरेक्टर स्मॉल है। यही इसका प्री डिफाइंड सिंटेक्स है, हमें इसी तरीके से मेंशन करना है। अब जिस तरीके से कैनवस में हम ये बताते थे कि जो फ्रेम हम क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ पे जाके प्लेस होगा, कैनवस में जो कंसेप्ट था बिल्कुल फ्रेम में भी वही है। यहाँ पे भी फर्स्ट पैरामीटर हमारा वो डेस्टिनेशन ही होगा जहाँ पे जाके इस फ्रेम को ऐड करेंगे। तो दैट इज आवर रूट विंडो। अब इस फ्रेम की भी अपनी हाइट हो सकती है और इस फ्रेम की भी अपनी विड्थ हो सकती है। तो हाइट और विड्थ दोनों को मैंने 300 और 300 सेट किया है। जिस तरीके से कैनवस का बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए BG ऑप्शन होता था, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। BG इज इक्वल्स टू डार्क ब्लू मैंने सेट किया है। कैनवस के अंदर भी हम लोगों ने कर्सर ऑप्शन को इम्प्लीमेंट किया था, तो यहाँ पर भी कर्सर ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, दैट इज कर्सर इज इक्वल्स टू क्रॉस। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही फ्रेम एग्जिस्टेंस में आएगा, हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और मैं फ्रेम पे कर्सर को लेके जाऊंगी, तो जो हमारा नॉर्मल सिंबल होता है एरो सिंबल, वो एरो से चेंज होकर क्रॉस टाइप में यहाँ पे हमें विजिबल होने लगेगा। अब जिस तरीके से हम यहाँ पे कैनवस को ऐड करते थे रूट विंडो पे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। जो भी फ्रेम हमने ऐड किया, क्रिएट किया है, उसे हमें यहाँ पे रूट विंडो पे ऐड भी करना है। तो उसके लिए पैक मेथड को ही करंटली मैं काम में ले रही हूँ। तो f.pack। और लास्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे अब इन विजिट्स पे अलग अलग तरीके के इवेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं और वो इवेंट्स कंटिन्यूसली चलते रहे जब तक मैं करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए root.main लो। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम सेम मैंने क्रिएट कर रखा है जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखिए जैसे ही एग्जीक्यूशन में आएगा, यहाँ पे एक
रूट विंडो क्रिएट होगा। रूट विंडो पे हमने फ्रेम को ऐड किया है, टाइटल इसका आ रहा है और यहाँ पे इसका कलर मैंने डार्क ब्लू सेट किया है। 300 बाय 300 का इसका साइज है। और कर्सर देखिए करंटली यहाँ पे एरो आ रहा है, जैसे ही इस फ्रेम के एरिया पे कर्सर को मैं लेके जाऊंगी अब ये क्रॉस के सिंबल में आ रहा है। तो जो ऑप्शंस हमारे पास में कैनवस के साथ में थे वही सारे ऑप्शंस फ्रेम के साथ में भी है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टलिटी होती है विजेट्स की। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस एंड द वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ हाउ टू क्रिएट अ फ्रेम। इस एग्जांपल के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे फ्रेम जो है हमारा वो एक तरीके का कंटेनर है। अब कंटेनर है तो वो कुछ चीजें कंटेन करेगा, दैट इज विजेट। विजेट भी कह सकते हैं हम इन्हें, यहाँ पे GUI के कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं और हम साथ साथ में इन्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स विद GUI कंपोनेंट यानी कि ऐसी चीजें जो हम किसी ना किसी तरीके की स्क्रीन को क्रिएट करने के बाद उन पे डिस्प्ले करवाएंगे। जिस तरीके से आई एम श्योर आप सब लोगों ने ऑनलाइन साइट्स की होगी जहाँ पे अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं, या चलिए सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास पे जीमेल का लॉगिन फॉर्म है। अब वहाँ पे फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, जेंडर होता है और साथ साथ में लॉगिन और साइन इन वाला भी हमारे पास में बटन होता है। तो अब यहाँ पे है क्या, दो बटन हमारे पास में प्रेजेंट है। एक बटन के क्लिक करने पर हम लॉगिन करेंगे और एक बटन के क्लिक करने पर हम साइन इन करेंगे। तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स क्या है, विजेट्स क्या है, वो टेक्स्ट बॉक्सेस, वो जो बटन्स है जो हमने एक फॉर्म के ऊपर, एक फ्रेम के ऊपर डिस्प्ले करवाए हैं, वो सारे हमारे विजेट कहलाते हैं या फिर GUI के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब यूजर उन विजेट्स पर कोई टास्क, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन परफॉर्म करने का मतलब कीबोर्ड की कोई की को वो हिट करेगा या माउस के लेफ्ट या राइट बटन को वो क्लिक करेगा। अब ये जो एक्शंस होते हैं, इन एक्शंस को हम कहते हैं इवेंट्स। और इन इवेंट्स के अकर होने पर हमें कुछ काम, कुछ टास्क परफॉर्म करवाना होता है। तो जैसे ही हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास में ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछा जाएगा। साइन अप वाले पे हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो हो सकता है साइन अप के लिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास में आ जाए। तो एक बटन, एक विजेट हमने क्रिएट किया है, यूजर ने उस बटन पर एक एक्शन परफॉर्म किया है यानी कि बटन को क्लिक किया है और उस बटन के क्लिक होने पर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया गया है, दैट इज द लॉगिन और द साइन अप। तो ये हमारी विजेट्स की डेफिनेशन है। अब पाइथन के अंदर हमारे पास में बहुत सारे विजेट्स अवेलेबल है, उनकी बेसिक लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, दैट इज बटन, लेबल, मैसेज, टेक्स्ट, चेक बटन, रेडियो बटन, एंट्री, स्पिन बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, स्क्रॉल बार एंड मेन्यू। अब ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, वन बाय वन हम एग्जांपल्स के थ्रू ही इन्हें समझेंगे। कुछ टर्म्स हो सकता है नई लग रही हो आपको, तो इनका भी मतलब हम एग्जांपल्स के फॉर्म में ही समझेंगे। अब जिस तरीके से हम लोग GUI के प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स को कंसिडर करते हैं, सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर विजेट्स एज वेल। सिर्फ यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट कर देने से या फ्रेम को क्रिएट कर देने से या बटन को क्रिएट कर देने से सारा काम नहीं होता है, उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो फ्रेम को क्रिएट करने के बाद किसी भी विजेट के रिस्पेक्ट में ये 4 स्टेप्स हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। सबसे पहला तो स्टेप होता है किसी भी विजेट को क्रिएट करना। मैं ये कह रही हूँ कि बटन पे क्लिक करूं तब एक फॉर्म ओपन हो जाए, तो पहले बटन क्रिएट तो करना चाहिए, नहीं तो वर्किंग कैसे होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस विजेट को, उस कंपोनेंट को क्रिएट करना। अब जैसे ही यूजर उस विजेट पे कोई एक्शन परफॉर्म करेगा यानी कि कोई एक इवेंट परफॉर्म करेगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूं वैसे ही क्या हो, कुछ काम परफॉर्म हो। अब वो जितने भी काम हमें परफॉर्म करवाने होते हैं, वो सारे काम, वो सारी जो वर्किंग है वो हम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। यानी कि बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होगा और ये जो फंक्शंस होते हैं ये फंक्शंस कहलाते हैं इवेंट हैंडलर्स, या फिर हम इन फंक्शंस को कॉल बैक हैंडलर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे बटन क्रिएट कर दिया, बटन के क्लिक होने पे यहाँ पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो भी हमने बता दिया। लेकिन अभी बटन इंडिविजुअल कंपोनेंट है और फंक्शन अपने आप में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, आपस में इनका अभी कोई लेना देना नहीं है।
तो जो भी फंक्शन हमने क्रिएट किया होता है और जो भी विजिट हमने क्रिएट किया होता है, इन दोनों को हमें आपस में लिंक करना भी जरूरी है, इन दोनों को आपस में एसोसिएट करवाना भी जरूरी है। मान लीजिए मैंने 10 बटन क्रिएट किए हैं और 10 बटन के लिए 10 अलग फंक्शन है, तो कौन से बटन पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये तो हमें बताना ही पड़ेगा ना। तो दैट इज आवर थर्ड स्टेप। जो भी कंपोनेंट्स, जो भी विजिट्स हमने क्रिएट किए हैं, उन्हें उनके रिस्पेक्टिव फंक्शन से लिंक करवाना, एसोसिएट करवाना, दैट इज आवर थर्ड स्टेप। अब ये जो हमारे फर्स्ट 3 स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीजें मिलके बनाते हैं हमारा एक कंप्लीट GUI का प्रोग्राम। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा, तब यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा जिसके रिस्पेक्ट में हमारे फंक्शन काम करेंगे। लेकिन यूजर कितनी बार उस फंक्शन को, उस टास्क को परफॉर्म करवाना चाहता है, एक बार भी करवा सकता है, 10 बार भी करवा सकता है, या कंटिन्यूसली 1000 टाइम्स भी वो सेम काम परफॉर्म करवा सकता है। तो जब तक यूजर इनपुट देता रहे, जब तक वो एक्शन परफॉर्म करता रहे, तब तक हमारे जो फॉर्म है वो कंटिन्यूसली काम करता रहे। उसके लिए हमें यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ता है, एक इवेंट का लूप लगाना पड़ता है, कंटिन्यूसली हमारे इवेंट जो हैंडलर्स है उनको कॉल करवाने के लिए, यानी कि फंक्शन को कॉल करवाने के लिए, ताकि सक्सेसफुली सारी वर्किंग बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंटरफेरेंस के एग्जीक्यूट होती रहे। और इसके लिए हम हमेशा से मेन लूप मेथड काम में लेते आए हैं। तो जो इस मेन लूप का एक्चुअल यूसेज है वो है इन विजिट्स के साथ में। जैसे जैसे इवेंट्स परफॉर्म होते जाएंगे, वैसे वैसे फंक्शंस कॉल होते जाएंगे। तो जब तक इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं, तब तक फंक्शंस कॉल होते रहे। स्पेसिफिकली अगर यूजर क्लोज कर देता है, तभी हमें यहाँ पे काम को रोकना है, और एल्स द प्रोसेस विल कंटिन्यू इनफाइनाइट टाइम्स। तो किसी भी विजिट के रिस्पेक्ट में ये 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। अब किसी भी स्टेप में अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, देन प्लीज डू आस्क। अभी इसी पॉइंट पे ही आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम यहाँ पे क्रिएशन देख रहे हैं GUI के कंपोनेंट का। ऑलराइट, सो आफ्टर क्रिएटिंग द फ्रेम, जो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, सबसे पहला विजिट है, दैट इज बटन। अब यहाँ पे बटन को क्रिएट करने का सिर्फ पार्ट मैंने ऐड किया है। बटन के क्लिक होने पर किसी भी तरीके की वर्किंग इस एग्जांपल के अंदर मैंने एग्जीक्यूट नहीं करवाई है, सिर्फ क्रिएशन की बात हम इसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्रिएशन भी होगा और अलग अलग तरीके के टास्क भी हम वहां पे परफॉर्म करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट को हम कमेंट कर देते हैं। अब क्यों इसे काम में ले रहे हैं वो हम जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले सेम वही कंसेप्ट है, हमें tkinter मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है फॉर क्रिएटिंग द रूट विंडो एंड टू यूज द फ्रेम क्लास। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने tk क्लास को इंस्टेंशिएट किया है, रूट नाम का मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है, बेसिकली हमारी रूट विंडो को क्रिएट करने के काम करेगा। अब उसके बाद इस रूट विंडो का टाइटल सेट करने के लिए सेम रूट डॉट टाइटल एंड फ्रेम। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेम को क्रिएट करना। तो f इज इक्वल्स टू फ्रेम, कहाँ पे जाके मुझे इस फ्रेम को प्लेस करना है, रूट विंडो पे प्लेस करना है। हाइट इज 300, विड्थ इज 300, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इज डार्क ब्लू एंड कर्सर इज क्रॉस, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले एग्जांपल में किया था। और लास्ट में मैंने यहाँ पे फ्रेम को पैक भी कर दिया है एंड रूट डॉट मिन लूप। अब हम बात करते हैं इन दो स्टेप्स की। देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने फ्रेम को क्रिएट करने के लिए फ्रेम क्लास को काम में लिया है, सिमिलरली हमारे पास में GUI के जितने भी कंपोनेंट्स है इन tkinter, हर एक विजिट को क्रिएट करने के लिए अपनी खुद की एक क्लास अवेलेबल है। तो यहाँ पे बटन को अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए बटन नाम की क्लास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जिसमें यहाँ पे B कैपिटल है, बाकी सारे कैरेक्टर्स स्मॉल है। प्री डिफाइंड सारी क्लासेस का सिंटेक्स यही है। टाइटल केस के अंदर उनको लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड द अदर्स आर स्मॉल। अब यहाँ पे जब हम अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं, तो यूजुअली देखिए कैनवस में होता क्या था, हम यहाँ पे कैनवस ऑब्जेक्ट के साथ में अलग अलग तरीके के मेथड्स को काम में लेते। तो इसका मतलब ये है कि हम कैनवस पर क्रिएशन कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे बटन एक मेथड नहीं है, बटन एक क्लास है। तो जब हम इस बटन को क्रिएट करेंगे तो इस बटन को भी तो हमें फ्रेम पे प्लेस करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमने फ्रेम का डेस्टिनेशन यहाँ पे रूट लिखा है, उसी तरीके से बटन का डेस्टिनेशन भी हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो इस बटन को हम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, जो फ्रेम हमने क्रिएट किया है हम उस पे इसको प्लेस करवाना चाहते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारा डेस्टिनेशन, जहाँ पे ये बटन जाके प्लेस होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट। बेसिकली जो भी बटन हमने क्रिएट किया है उस पे क्या टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करवाना है, ओके, शो, नेक्स्ट, प्रीवियस, यस, नो, कैंसिल, क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है इस डबल कोट्स के अंदर क्लिक मी। ठीक है, तो यहाँ पे जब बटन क्रिएट होगा तो क्लिक मी उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। अब यहाँ पे बटन के साथ में भी हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस है। BG stands for बैकग्राउंड कलर, लेकिन किसका बैकग्राउंड कलर, बटन का बैकग्राउंड कलर, जो मैंने येलो सेट किया है। FG stands for फोरग्राउंड कलर, किसका फोरग्राउंड कलर, बटन के ऊपर जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो टेक्स्ट किस कलर में दिखेगा, वो टेक्स्ट दिखेगा हमें ब्लू कलर के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास में एक्टिव फोरग्राउंड। एक्टिव फोरग्राउंड एक हमारे पास में ऑप्शन था कैनवस के अंदर एक्टिव फिल। तो होता क्या था, जैसे ही कर्सर प्लेस करते थे वैसे कलर चेंज हो जाता था। अब यहाँ पे एक्टिव फोरग्राउंड का मतलब थोड़ा सा अलग है। बटन का जो वर्किंग होता है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब हम उस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही उसका फोरग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। पहले हमने फोरग्राउंड कलर ब्लू सेलेक्ट किया हुआ है तो इनिशियली वो इस तरीके से डिस्प्ले होगा, लेकिन जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो रेड कलर के अंदर आने लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्टिव बैकग्राउंड भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तब उसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर होगा और उसका जो फोरग्राउंड है वो रेड कलर होगा। सिमिलरली जिस तरीके से हम लोगों ने कैनवस और फ्रेम का हाइट और विड्थ सेट किया है, जो कंपोनेंट्स हम क्रिएट करते हैं हम उनकी भी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बटन की हाइट मैंने 1 सेट की है और जो बटन का विड्थ है वो मैंने 10 सेट किया है। अब यहाँ पे सिर्फ बटन का डेस्टिनेशन स्पेसिफाई कर देना इज नॉट इनफ। बटन को हमने यहाँ पे पैक भी करना है। पैक करने का मतलब सारा क्रिएशन हो चुका है, अब इसको उठाकर फ्रेम के ऊपर जाके प्लेस कर दो। तो जो भी बटन होगा वो फ्रेम के बिल्कुल सेंटर के अंदर जाके प्लेस हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट की बात हम लोग बाद में करते हैं। फ्रेम को मैंने पैक कर दिया है एंड रूट डॉट मिन लूप। तो एक बारी इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है सब लोग ध्यान से देखना। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया है बिल्कुल छोटा सा ये फ्रेम हमारे पास में क्रिएट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पे जो फ्रेम है उसकी हाइट मैंने 300 दी है और विड्थ मैंने 300 दी है। तो ये तो गड़बड़ हो गया, इतना छोटा सा फॉर्म 300 बाय 300 कैसे हो सकता है, ये तो गलत बन गया है। तो यहाँ पे ये गलत नहीं बना है। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम यहाँ पे फ्रेम को क्रिएट करते हैं और उस पे अलग अलग तरीके के विजेट्स को प्लेस करते हैं, तो होता क्या है, ये फ्रेम ऑटो फिट वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर लेता है। ऑटो फिट का मतलब क्या होता है, जितने इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे उतना ये साइज ऑक्यूपाई कर लेगा, चाहे आपने इसका साइज 1000 बाय 1000 ही क्यों ना दिया हो स्टार्टिंग के अंदर। अगर ये पूरा जो इसका वर्किंग है सिर्फ 2 बटन है, 50 बाय 50 के अंदर हमारे 2 बटन सारे अकोमोडेट हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फ्रेम अपने साइज को छोटा कर लेगा, खुद को श्रिंक कर लेगा। तो हमें ऐसा तो चाहिए नहीं होता है, हमें तो कंप्लीट फ्रेम दिखाओ। इसे आधा अधूरा फ्रेम का तो कोई मतलब ही नहीं है, छोटा सा आ रहा है, समझ में नहीं पड़ रहा कि क्या करवाना चाहता है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करवाना चाहते हैं कि जो फ्रेम है हमारा वो छोटा नहीं हो, ऑटो फिट वाला पार्ट इंप्लीमेंट नहीं हो, तो उसके लिए हमें फ्रेम के साथ में प्रोपोगेट नाम का एक मेथड काम में लेना पड़ता है। और इस प्रोपोगेट में हमें 0 एज अ आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। 0 का मतलब ये है कि जो फ्रेम श्रिंक हो रहा है उस श्रिंकिंग वाले पार्ट को डिसेबल कर दो, ऑटो फिट को डिसेबल कर दो। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये विजिट्स के अकॉर्डिंग अपने साइज को कम कर लेगा। अब विजिट्स के अकॉर्डिंग साइज को कम नहीं करवाना है तो f डॉट प्रोपोगेट एंड हमें यहाँ पे 0 एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो अब देखिए अगर हम इस वाले पार्ट को अब इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखिए अब हमारे पास में कंप्लीट फ्रेम जो है वो विजिबल हो रहा है।
पूरा कंप्लीट जो साइज है 300 बाई 300। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, जब भी हम यहाँ पे पैक मेथड को काम में लेते हैं तो पैक मेथड क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके के कोऑर्डिनेट्स हमने स्पेसिफाई नहीं किए। कैनवस में हम कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते थे तो उसके अकॉर्डिंग काम होता था, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो पैक मेथड होता है वो सारे विजिट्स को सेंटर के अंदर एक के बाद एक प्लेस कर देता है। मतलब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक और बटन क्रिएट होता, तो वो सेकंड बटन भी बिल्कुल जस्ट इसके नीचे आ रहा होता, थर्ड बटन बिल्कुल जस्ट इसके नीचे आ रहा होता। तो टॉप से बॉटम के अंदर ये बिल्कुल सेंटर में एक के बाद एक सब कंट्रोल्स को प्लेस कर देता है। तो अगर इसकी पोजीशन को चेंज करना हो तो उसके लिए हम एग्जांपल्स करेंगे आगे। अभी के लिए बाय डिफॉल्ट हम पैक को ही काम में ले रहे हैं। अब यहाँ पे बटन का फोरग्राउंड और बैकग्राउंड मैंने सेट किया था येलो एंड ब्लू जब ये क्रिएट हुआ था तब, लेकिन इसके साथ साथ में मैंने एक्टिव फोरग्राउंड और एक्टिव बैकग्राउंड भी सेट किया है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है और जो फोरग्राउंड कलर है वो रेड हो गया है। तो बटन के क्लिक करने पर अगर हमें इसका अपीयरेंस को चेंज करवाना है तो एक्टिव फोरग्राउंड एंड एक्टिव बैकग्राउंड हम काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट अ बटन इन Tkinter। अब इस प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी कंफ्यूजन? देखिए करंटली हमने एग्जांपल इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे सिर्फ हमने क्रिएशन देखा है, किसी भी तरीके का टास्क हमने परफॉर्म नहीं करवाया बटन के क्लिक होने पर। तो बहुत ही सिंपल सा एक टास्क मैंने यहाँ पे ऐड किया है बटन के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डिजाइन देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि कैसे काम हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे बस एक फ्रेम क्रिएट किया है और उस फ्रेम पे मैंने एक बटन को क्रिएट कर दिया है और बटन ये कह रहा है कि क्लिक टू डिस्प्ले सीरीज। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा जो कि एक स्पेसिफिक सीरीज को डिस्प्ले कर रहा होगा। तो अब यहाँ पर कैसे काम होता है देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे Tkinter मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, फॉलोड बाय रूट विंडो का क्रिएशन, रूट इज इक्वल्स टू tk एंड रूट डॉट टाइटल दैट इज फ्रेम। अब उसके बाद फ्रेम को क्रिएट करने के लिए फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो f इज इक्वल्स टू फ्रेम। रूट पे इसे मुझे प्लेस करना है, हाइट 300 विथ 300 एंड बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे व्हाइट सेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ बीजी ऑप्शन। अब यहाँ पे ये फंक्शन क्या है और क्या काम कर रहा है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे बटन का क्रिएशन देख लेते हैं। तो b इज इक्वल्स टू बटन, बटन को क्रिएट करने के लिए बटन क्लास को हमें इंस्टेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने b नाम का एक बटन क्रिएट कर लिया है। कहाँ पे इसे प्लेस करना है, f जो हमारे पास में फ्रेम है वहां पे इसे प्लेस करना है। जो बटन हमने क्रिएट किया है उस पर टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होगा, क्लिक टू डिस्प्ले सीरीज। अब यहाँ पर इस बटन के क्लिक होने पर मुझे कुछ काम करवाना है। तो हमारे पास में कई तरीके के बेसिकली दो मेथड यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है जिसपे हम अलग अलग तरीके के फंक्शंस की कॉलिंग करवा सकते हैं। सबसे पहला और जो डायरेक्ट ऑप्शन है हमारे पास में दैट कैन बी यूज्ड विद एनी बटन दैट इज कमांड। कमांड का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जब बटन पे क्लिक किया गया है तो क्या काम करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कमांड इज इक्वल्स टू डिस्प्ले। तो ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट से पहले कहीं पे भी अगर डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट हुआ है तो ये उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अब डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या लिखा है, डेफ डिस्प्ले। किसी भी फंक्शन को अगर हमें यहाँ पे कॉल क्रिएट करना है तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड की हेल्प से करना है, फॉलोड बाय फंक्शन का नाम एंड पैरेंथेसिस एंड कॉलन। अब मैंने यहाँ पे सिंपली लूप चलाया है 1 से लेके 10 तक का, फॉर आई इन रेंज 1,11। तो क्योंकि 11 एंडिंग लिमिट है तो इसके -1 तक का ही लूप चलता है, तो 1 से लेके 10 तक का मेरा लूप चलेगा और सिंपली मैंने इस आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। यानी कि 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज मेरा जो शेल है उस पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन कब होगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो बटन के क्लिक होने पर अगर हमें कुछ भी काम करवाना है तो कमांड ऑप्शन इज इक्वल्स टू और जो फंक्शन हमें यहाँ पे कॉल करवाना है उसका नाम। देखिए फंक्शन की कॉलिंग जब भी होती है तो फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसका हम पैरेंथेसिस भी स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पैरेंथेसिस स्पेसिफाई करूंगी तो इसका मतलब ये है कि जब बटन एग्जिस्टेंस में आए तभी फंक्शन कॉल हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करवाना। बटन की एग्जिस्टेंस के साथ साथ मुझे इस फंक्शन को कॉल नहीं करवाना है।
जब मैं बटन पे क्लिक करूं तब मुझे फंक्शन को कॉल करवाना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं, किसी भी तरीके का पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं आता है। अब बटन को क्रिएट करने के बाद उसे पैक भी करना पड़ता है। तो अगर आप चाहो तो आप नेक्स्ट लाइन में बी डॉट पैक भी लिख सकते हो, और चाहो तो इस बटन के पैरेंथेसिस क्लोज होने के बाद आप डायरेक्टली डॉट पैक भी लिख सकते हो। ये क्या होगा, बटन का क्रिएशन भी और एक साथ उसका एडिशन भी हो जाएगा फ्रेम पे। तो दो स्टेटमेंट्स को आप एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हो। अब सेम f डॉट प्रोपोगेट ऑफ 0, जो भी फ्रेम मैंने क्रिएट किया है उसे मुझे श्रिंक नहीं करवाना है, प्रॉपर साइज हो उसका 300 बाय 300 का। उसके बाद फ्रेम को मैंने पैक किया है एंड रूट डॉट मेन रूट। तो अगर हम इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो इस तरीके का फ्रेम आएगा। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो क्लिक करने पे देखिए जो हमारा शेल होगा उस पे 1 से लेके 10 तक की सीरीज यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अगर एक बारी फिर से मैं आपको प्रॉपर इसका एग्जीक्यूशन करके बताऊं, ये हमारा फ्रेम एग्जीक्यूशन में आ गया है। बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा आउटपुट बिल्कुल इधर जो व्हाइट स्क्रीन आ रही है, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही फंक्शन कॉल हुआ है और वैसे ही सीरीज डिस्प्ले हो गई है। अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस मेंशन कर दूं तो अब आप आउटपुट ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे बटन एग्जिस्टेंस में आया है वैसे ही यहाँ पे फंक्शन भी कॉल हो गया है। जबकि मुझे काम कब करवाना है, जब मैं बटन पे क्लिक करूं। तो इसी वजह से यहाँ पे क्रिएशन के टाइम पे पैरेंथेसिस नहीं, सिर्फ फंक्शन का नाम हमें मेंशन करना है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ एन इवेंट विद बटन। अब हमने यहाँ पे जितना भी वर्किंग करवाया है सिर्फ बटन के क्लिक पर है। बटन के जो माउस होता है हमारे, उसके पास में अलग अलग तरीके के बटन है, लेफ्ट बटन भी है, राइट बटन भी है। तो उससे रिलेटेड वर्किंग हम आगे आगे वाले एग्जाम्पल्स में कवर करेंगे। अभी के लिए हमने सिंगल क्लिक पे एक फंक्शन को कॉल करवाया है। तो ये जो डिस्प्ले है हमारा, ये कहलाएगा हमारा इवेंट हैंडलर, या फिर इसे कॉल बैक हैंडलर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, so this is a very simple example of executing a function on the click of button. किसी को किसी भी स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है